नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 12 नवंबर 2021 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब राज्यपाल चूंकि एक संवैधानिक पद है, यानी आर्टिकल 153 में आप सबको पता होगा कि राज्यपाल पद की स्थिति का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 154 में समस्त कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। तो इस तरह से इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए कि वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और वह किसी लाभ के पद पर ना हो, भारत का वह नागरिक हो। तो यह सब बातें संविधान के अनुच्छेद 157 में दी गई है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसके कार्यकाल के संबंध में अगर बात की जाए तो संविधान का अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। और राज्यपाल के पास विभिन्न शक्तियां होती हैं, जैसे कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, राज्यपाल का वित्तीय अधिकार, राज्यपाल की आपात शक्तियां। यानी राज्यपाल अनुच्छेद 217 के 1 के अनुसार उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। इसी तरह से अनुच्छेद 171 के 5वें खंड के अनुसार राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों की नियुक्ति संबंधी कार्य कर सकता है। यानी विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन के क्षेत्र के लोगों को वह मनोनीत कर सकता है। तो यह कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं। इसी तरह से राज्यपाल की विधायी शक्तियां भी हैं कि वह अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है और वह समय समय पर, जैसे सत्रावसान, समय समय पर विघटन, तो जैसे राष्ट्रपति है केंद्र में, उसी तरह से राज्य में राज्यपाल होता है। जैसे अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है जब संसद सत्र में नहीं होता, उसी तरह से राज्यपाल भी अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसी तरह से न्यायिक शक्तियां हैं, जैसे अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा प्रदान करता है। उसी तरह से अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी विशेष न्यायिक शक्ति प्राप्त है। तो यह ध्यान रखेंगे। और इस तरह से तो यह प्रश्न यही इसमें बात की जा रही है इसके संदर्भ में कि किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यालय भारत सरकार के अधीन एक रोजगार है। दूसरा कथन है, उन्हें राज्यपाल के रूप में कार्यकाल के दौरान उनके व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में भी किसी भी आपराधिक कार्रवाई से छूट दी गई है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो पहले का उत्तर होगा केवल एक, चूंकि यहाँ पर यह गलत हो जाता है। तो किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यालय भारत सरकार के अधीन एक रोजगार है, यह कथन एकदम सत्य है, लेकिन व्यक्तिगत कार्यों की यहाँ पर बात कर दिया तो इस वजह से यह छूट नहीं दी गई है। तो यहाँ पर यह कथन असत्य हो जाता है। तो अतः आंसर क्या होगा? केवल एक होगा, यानी ए होगा। तो इस तरह से यह द हिंदू में आई हुई खबर है, राज्यपाल मित्र मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं, राष्ट्रपति ने ऐसा कहा है। और यह बात हमारे देश के राष्ट्रपति ने राज्यपालों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के 51वें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे तो उसमें यह बात कही। और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री समेत उपराष्ट्रपति भी भाग लिए थे। तो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण जुड़ाव है। तो इसी तरह से उपराष्ट्रपति ने भी कहा कि राज्यपालों से केंद्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से निगरानी और मार्गदर्शन करने का आग्रह किया। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? अब देखिए यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो यह खेल जगत का सबसे सर्वोच्च अवार्ड है। हालांकि यह पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से इस वर्ष ही इसे
परिवर्तित कर दिया गया। तो यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, यह कथन एकदम सत्य है। खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में स्थापित किया गया था, तो इस तरह से यहाँ पर यह कथन भी सत्य है। तीसरा है, खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे, यह भी कथन एकदम सत्य है। प्रथम जो खेल रत्न पुरस्कार था विश्वनाथन आनंद को ही मिला था, अतः उत्तर डी होगा। तो इस तरह से यह पीआईबी में आई हुई खबर है कि यह जो खेल रत्न अवार्ड इस बार मिला हुआ है, तो जो सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड है इस बार 12 खिलाड़ियों को मिला है। तो यह 13 नवंबर को 4:30 बजे राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में यह पुरस्कार दिए जाएंगे। तो पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। पहले यह 1 वर्ष था, फिर इसे 2014 में संशोधन करके 2015 से 4 वर्ष कर दिया गया। इसी तरह से अर्जुन पुरस्कार के लिए भी यही है कि पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसी तरह से द्रोणाचार्य पुरस्कार यह कोच को दिया जाता है, और इसी तरह से उपलब्धि आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो यह सारी बातें, और एक राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी होता है। तो यह कॉर्पोरेट संस्थानों, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र, खेल नियंत्रण बोर्डों, इन सब क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है। इसी तरह से अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में कुल मिलाकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के बारे में जान लीजिए, इसे पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, और यह प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। 2018 तक इसमें 7.5 लाख रुपए की राशि थी, जो बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई, और पहला विश्वनाथन आनंद को मिला था। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित को व्यापगत सिद्धांत के द्वारा उनके विलय के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो व्यापगत सिद्धांत है क्या? ये डलहौजी के द्वारा लाया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको ईयर याद होगा तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले क्या है, 17 यहाँ से पकड़ में आएगा, यानी अब ये क्लियर हो गया कि उत्तर ए और बी में से ही कोई है। फिर उसके बाद जो दूसरा था वह था, याद रखेंगे, वह है जैतपुर। तो जैतपुर हो गया। तो अब 1 और 5 किस में है? तो बी में है, अतः उत्तर क्या हो गया? यहीं से आपको पकड़ में आ जाएगा कि उत्तर जो है बी होगा। फिर तीसरे नंबर पे जो है संबलपुर है, चौथे नंबर बघाट है, और 5वें नंबर पर उदयपुर है, और 6वें नंबर पर झांसी है, और 7वें नंबर पर नागपुर है। तो इस तरह से उत्तर बी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्री हरदीप सिंह पुरी ने हिसार के एक कॉलेज में महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया। ये भी पीआईबी से लिया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहीं से आपका उत्तर मिल जाएगा। तो 17 जो है 1848 में, जैतपुर 1849 में, संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, और नागपुर 1854 में। तो यहाँ पर व्यापगत सिद्धांत क्या है कि यह एक साम्राज्यवाद समर्थक उपागम था, जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का विस्तार करना था, और लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसको किया गया था। यानी इस सिद्धांत के अनुसार वे राज्य जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अपने शासन करने के अधिकार खो देते थे। तो यहाँ पर हमने इसको दिया हुआ, इसे जरूर देखेंगे, और इसके मुख्य बिंदु यही हैं कि उत्तराधिकार हेतु संतान को गोद लेने पर यह प्रतिबंध लगाता था। तो इन्हीं सब बातों को देख करके भारत की जनता में काफी रोष पैदा हो गया था, और उड़ीसा के महान क्रांतिकारी सुरेंद्र देसाई ने व्यापगत सिद्धांत के विरोध में आवाज उठाई, और आगे चलकर इसी रोष ने 1857 के विद्रोह का आधार तैयार किया। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न में। ओनाके ओबावा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? उन्होंने व्यापगत के सिद्धांत के विरोध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। यह कथन एकदम असत्य है। वह चौटा वंश से ताल्लुक रखती थी, जिन्होंने तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। यह भी कथन असत्य है, हालांकि वह कर्नाटक से ही थी। तो यह पीआईबी में आई हुई खबर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इनका पिक्चर दिख रहा है, तो यह 18वीं शताब्दी की महिला योद्धा ओनाके ओबावा चित्रदुर्ग में मदाकारी नायक के किले के सुरक्षा व्यक्ति
कहले मुदा हनुमाया की पत्नी थी। तो जब हैदर अली ने चित्रदुर्ग किले पर हमला किया तो उसने उन्हें अपनी तेज लाठी से रोक दिया और हैदर अली के 100 से अधिक सैनिकों को मार डाला। तो भारत के प्रधानमंत्री ने ओनाके ओबामा को याद किया और उनकी जयंती के विशेष अवसर पर उन्हें नमन किया। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग में आए हुए प्रश्न की चर्चा करेंगे। यह 2017 में आया है, यह इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। तो भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? मानव तस्करी एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, यह अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में आता है। तो यह तो सीधे सीधे बात की जा रही शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो मूल अधिकारों की संख्या 6 है, हालांकि पहले 7 हुआ करती थी। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो अब 6 मूल अधिकार हैं। तो पहला है समानता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 14 से 18। तो यह अस्पृश्यता का अंत क्या हो गया? समानता का अधिकार के अंतर आ गया। फिर 19 से 22 हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। फिर जो है 23 और 24 हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का अधिकार, यह 29 और 30 हो गया। इसी तरह से धार्मिक शिक्षण स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, यह अनुच्छेद 24 कहता है। तो अतः आंसर क्या हो गया? 1 और 4। तो 1 और 4 कहीं दिया है तो वह हो गया आंसर सी। तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार सीधे सीधे अनुच्छेद से है, यहां पर हमने दिया है, इसे जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं फैक्ट ऑफ द डे की। तो आज का तथ्य है बेलारूस यूरोपीय संघ सीमा पर प्रवासी संकट। तो यह द हिंदू में आया हुआ है और यहां पर थोड़ा मानचित्र में देखते हैं। इधर रूस है, यह बेलारूस है, इसकी कैपिटल मिन्स्क है। इधर लिथुआनिया है, लाटविया है और पोलैंड है। तो सबसे ज्यादा जो यह युद्ध जैसी स्थिति जो उत्पन्न हो गई है, क्योंकि 15,000 सैनिकों को पोलैंड ने यहां पर खड़ा कर दिया है। तो इस तरह से सीमा पर एकदम कड़ाई से खड़ा हुआ है पोलैंड। तो अब ऐसे में यह आरोप लगाया जा रहा है कि बेलारूस यहां से प्रवासियों को यहां पर भेज रहा है, यहां पर भेज रहा है, यहां पर भेज रहा है। और इसका जो मेन मास्टरमाइंड है वह है रूस है। तो रूस क्यों मास्टरमाइंड है? क्योंकि बेलारूस, याद रखें कि यह एक यूरोपीय संघ का सदस्य है नहीं, पहली बात। पोलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य है और इस तरह से अब जो भी यूरोपीय संघ के सदस्य हैं वह जो है एक तरह से देखा जाए तो उनको नाटो का भी समर्थन प्राप्त है। तो ऐसे में रूस अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, कह सकते हैं भू राजनीतिक स्थिति को, यह बेलारूस का साथ दे रहा है। और ऐसे में रूस ने यह आरोप भी लगाया है कि यूरोपीय संघ बेलारूस का साथ नहीं दे रहा है, वहां के शरणार्थियों का साथ नहीं दे रहा है। तो पोलैंड और बेलारूस प्रवासी संकट इसमें सुर्खियों में है। इसमें वहां पर बहुत तेज ठंड पड़ रही है। तो प्रवासियों में जो ज्यादातर हैं मध्य पूर्व एशिया से हैं। तो इन प्रवासियों की जो घुसपैठ में कहा जा रहा है कि रूस का बहुत बड़ा हाथ। तो पोलैंड में क्या है? दक्षिण पंथी पॉपुलिस्ट लॉ एंड जस्टिस पार्टी का शासन है, जो कि अप्रवासियों के लिए शत्रुतापूर्ण व पूरा कठोर कार्रवाई कर रहा है। तो इस तरह से 15,000 सैनिकों को लगा दिया है। तो यह जो है इसमें महत्वपूर्ण यह प्रवासी संकट है क्या? तो इससे क्या हो रहा है कि बेलारूस की जो घुसपैठ है वह बढ़ी हुई है। तो अगस्त से कहा जा रहा है कि 30,000 से अधिक लोग पोलैंड सीमा पर पकड़े गए हैं और बेलारूस इन प्रवासियों को आसान वीजा दे रहा है और उनको फ्लाइट से वहां तक सीमा तक, पोलैंड की सीमा तक वह भेज रहा है। तो यह कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बेलारूस जो है एक तरह से देखा जाए तो यूरोपीय यूनियन से बदला ले रहा है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने बेलारूस पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। तो इस तरह से बेलारूस इस समय, वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो आर्थिक संकट से वह जूझ रहा है। तो वह पोलैंड में प्रवासियों को भेजकर ईयू की प्रवासियों को लेकर नीति पर वह प्रहार करना चाहता है कि यूरोपीय संघ प्रवासियों के बारे में नहीं सोच रहा है। ऐसे में वह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी दरवाजा खटखटा सकता है। तो इस तरह से बेलारूस पोलैंड के साथ साथ लिथुआनिया और लाटविया में भी प्रवासियों को वह भेज रहा है। तो पोलैंड भेजने के पीछे मंशा बेलारूस की यही है, क्योंकि पोलैंड क्या है? यूरोपीय संघ का सदस्य है। तो इस तरह से ईयू के देशों में नागरिकता पाने की संभावना
रहती है। तो पुतिन का जो राजनीतिक दांव यही कह सकते हैं कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको खुद को यूरोप का आखिरी तानाशाह कह रहे हैं और उन्हें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संरक्षण प्राप्त है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जबरदस्त कह सकते हैं कि पुतिन यूरोप में दबदबे और नाटो को मुश्किलों में डालने के लिए बेलारूस को प्रवासियों को पोलैंड में भेजने का साथ दे रहे हैं। तो इस तरह से क्यों पश्चिमी देश पोलैंड के साथ हैं? तो क्योंकि मैंने बताया ही आपको, पोलैंड क्या है, यूरोपीय यूनियन का सदस्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो इस तरह से पोलैंड को यूरोपीय यूनियन, नाटो और अमेरिका इन सब का समर्थन प्राप्त है, जबकि बेलारूस को रूस का समर्थन प्राप्त है। तो पश्चिमी देश रूस की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाना चाहते हैं। यही कारण है कि सब पोलैंड के साथ खड़े हुए हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। आशा करता हूं कि आज का अंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।